अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इनफेक्ट में खुश आमदीद नाज़रीन। मैं हूँ आमना ताहिर और मेरे साथ हैं अब्दुल मजीद साहिब साहब। बिलाखिर 22 अप्रैल के बाद पहलगाम वाक़या जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था भारत की जानिब से, और फिर उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से इल्ज़ामात लगाए गए और पाकिस्तान ने 7 और 8 मई को जो जिस तरह कार्रवाई की है और जवाब दिया है, साहब क्या कहेंगे आप? अब कौन है इस वक्त खित्ते का चौधरी? देखिए, खित्ते का चौधरी का मसला नहीं है, मसला है अमन व अमान का और इस खित्ते में जंग ना होने का। और वो जब इंडिया कर रहा था हमले, इंडिया जब ब्लेम कर रहा था किसी इन्वेस्टिगेशन के बगैर, और पूरी इधर से ऑफर के बाद भी वो इन्वेस्टिगेशन ना कराना और फिर उसका अटैक कर देना। पहले वो कुछ शहरों पर सिविलियंस पर हमला करना, फिर भी पाकिस्तान का जो है वो बड़ा सब्र व तहम्मुल से काम लेना, और फिर जब उन्होंने एयर बेसिस पे अटैक कर दिया तो फिर पाकिस्तान ने फिर जवाब दिया। और पाकिस्तान ने जिस तरह का जवाब दिया वो ऐसा जवाब था कि हम पहले ही बता रहे थे कि ये इंडिया, मोदी और इवन बहुत सारी ताकतों के वहमो गुमान में नहीं था। और जब वो जवाब आया तो फौरन से पहले जो लोग ये कह रहे थे कि ये आपका अपना मसला है, इसमें हम नहीं पढ़ सकते, जेडी वैंस इधर ही थे जी, इंडिया में थे जब ये अटैक हुआ है। अब इंडिया की ज़ाहिर लॉबी है, उनकी तो बेगम भी इंडियन नयाद है, तो वो तो दौरे पे आए हुए थे, वो तो विजिट करने आए थे बेगम के हमरा के वो अपना जन्मभूमि देखें। तो वो जनाब कोई उन्होंने कोई उस दौरान बल्कि यही कहा कि बस अपना मसला ये देखें। फिर जब बात हुई ट्रंप ने की, जो बात जो सामने आई, ट्रंप ने भी कहा कि ये तो कई सालों से, दिहाइयों से, सदियों से ये लड़ते आ रहे हैं, ये इनका तो वतीरा ही बन गया है। और उसने इसके बाद कोई बात नहीं की, चूंकि मकसद था कि किसी न किसी तरह से इंडिया की चौधराहट कायम हो जाए। यही डिप्लोमेसी होती है कि आपने एक मैसेज देना है कि वो उनका अलाय है और उनका बहुत गहरा अलाय है। तो वो तो नहीं पसंद करते कि उनका अलाय जो है वो हारे या उसकी इतनी सुबकी हो। जब उनको लगा कि ये तो जवाब भी दिया और ऐसा जवाब दिया है कि वो S-400 भी जो है ना वो तबाह कर दिए हैं, जो असल उनका सोर्स है, जो रूस की मदद से उन्होंने 3 जगहों पे लगाए हुए हैं, तो 2 जो हैं वो पाकिस्तान ने उनको अटैक करके उनकी बैटरीज खत्म कर दी। तो उनके पास तो इंटरसेप्ट करने का कोई सिस्टम ही नहीं रह गया। तो उनको नजर आया कि हाँ जी, अब तो बड़े निशाने पे जो लग रहे हैं। और पाकिस्तान ने इसमें यह लिहाज जरूर रखा है कि सिविलियंस पर कोई अटैक नहीं किया जी। सारा का सारा मिलिट्री इंस्टॉलेशन और जो उनके एयरफील्ड्स हैं वहां पर अटैक्स किए, और सारे कामयाब अटैक्स हैं। जो 26 अटैक्स थे वो दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफी था कि एक छोटा सा मुल्क इंडिया के मुकाबले में, और उसने जो है चीन पर इन्हसार करके और चीनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके वो तो इंडिया की तहस नहस कर दिया इंडिया को। साहब अभी आपने खुद ही कहा कि अमेरिका की जानिब से पहले ही कह दिया गया था कि ये हमारा कोई लेना देना नहीं है, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। तो आप खुद ही जाने, भारत जाने और पाकिस्तान जाने, हमारा इसमें कोई हम किरदार नहीं अदा करेंगे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका की जानिब से सालसी का किरदार भी अदा करने की पेशकश कर दी गई? उसके बाद मसला कश्मीर, यानी कि इतने सालों से एक तो ये मसला चलता आ रहा है, पहले भी 2 दफ़ा हमने देखा कि ट्रंप ने इसके लिए पेशकश की, वादे भी किए 2019 में, लेकिन तब भी उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। अब तीसरी बार अगर वो ये पेशकश कर रहे हैं तो क्या भारत इसको मान लेगा या वाकई ही वो कोई सालसी का किरदार अदा करेंगे? पहले नहीं माना था इंडिया ने, मोदी था। जब ट्रंप आया था तो मोदी था, और ट्रंप ने ये ऑफर कराई थी कि मैं मीडिएट कर सकता हूं और आपका ये दरीना एक मसला है उसको हल कर सकता हूं। तो इंडिया ने जो है ना उस ऑफर को कबूल नहीं किया था। अभी भी सीज फायर की ऑफर को, तो इसलिए कि सीज फायर की ऑफर तो की इंडिया की तरफ से गई है। DGISPR ने बड़ा क्लियर कल कह दिया था। जनरल रिटायर एजाज अमान साहब एजाज साहब आपको प्रोग्राम के अंदर खुश आमदीद कहेंगे। सर आज DGMO की मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन हॉटलाइन के ऊपर राब्ता हो गया है उनका पाक भारत का। सर क्या कहेंगे, अभी भी सीज फायर जारी रहेगा या कोई उसकी खिलाफ वर्जी की जाएगी? पहली बात तो ये है कि हॉटलाइन पे बात होना कोई नई बात नहीं है, ये तो ड्यूरिंग वार भी होती रहती है और फ्रीक्वेंटली जब चाहें ये टेलीफोन होता रहता है। तो इट इज नॉट रिलेटेड टू
दिस सीज फायर जो अभी हिंदुस्तान ने अमेरिका के कहने पे और अमेरिका को रिक्वेस्ट करके और सऊदी अरेबिया को रिक्वेस्ट करके जो करवाया इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। रहा सीज फायर, विल इट होल्ड और नॉट, तो मेरी जाती राय में लॉजिकली स्पीकिंग जितनी ह्यूमिलिएशन हिंदुस्तान की हो चुकी है, इसके बाद वो दोबारा जुर्रत नहीं करेगा कि वो करे, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पहले भी होती रहती है और अगर अब भी उन्होंने सीज फायर वायलेट की तो ये दोनों तरफ से छोटे लेवल की एक्सचेंज ऑफ फायर शायद होती रहे, लेकिन मेजर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वर्किंग बाउंड्री है और इंटरनेशनल बॉर्डर, इस पे खामोशी रहेगी। तो जनरल साहब इस मौके पे हमें शिमला मुआहदे को भी जो उजागर नहीं करना चाहिए कि जिसमें ये एलओसी का तय हुआ था कि इधर इधर ही रहें और कोई इसमें मुदाखलत नहीं करेगा, तो वो भी हम अब उठा लें जिस तरह बाकी इश्यूज उठ रहे हैं, एलओसी पे भी ना हो ताकि। देखिए, शिमला मुआहदा इज अ डेड हॉर्स, वो या अल्लाह मुर्दे में जान डाल सकता है या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा था, उसके अलावा कभी कोई मुर्दे को जिंदा नहीं कर सका। शिमला एग्रीमेंट ने पहले 55 बरस में हमें क्या दिया है जो आप देगा। ठीक है, देखिए, हिंदुस्तान की जहनीत को समझने की जरूरत है जी। हिंदुस्तान एक स्टेटस को पार है, अभी तक वो आज 6 मई तक तो वो बड़े चौड़े होके हमें सबक सिखाने की बात कर रहे थे, ये तो अभी जब उन्हें एक शदीद झटका लगा है तो वो भागे हैं सीज फायर के लिए, क्योंकि उनका जो एक रीजनल बुली का इमेज था, जो एक स्ट्रेटेजिक पार बनने का इमेज था, वो धड़ाम से गिर गया है, तो वो सीज फायर की तरफ गए हैं। इसके अलावा वो कोई कंसेशन न कश्मीर पे देंगे, न कश्मीर के मसाइल का कोई हल होगा और न ही कोई और शर्त वो मानने को तैयार होंगे। बस मिलेंगे, बैठेंगे और बैठ के फिर उठ जाएंगे। वो जिसे कहते हैं ना, नशिस्तन गुफ्तन और बर्खास्तन, ऐसा होता रहेगा। कोई बड़ी मैं उनसे किसी बेहतरी की तवक्को नहीं रखता। अब वो दुरुस्त है कि उनका बाजार बनिया का तो अब सदियों से हम इससे वाकिफ भी हैं, हम इकट्ठे भी रहे और इसी वजह से तो एक अलग रियासत की जरूरत पड़ी। तो फिर बनिया का जो बंदोबस्त है या उसकी जो मरम्मत का बंदोबस्त है, उसके बगैर तो फिर वो मानेगा नहीं। आपकी बातों से भी यही लग रहा है। नहीं, देखिए, उन्होंने मुरम्मत तो जो अभी हमने कर दी है, इस मुरम्मत की वजह से तो वो भागा है और अमेरिका ने उसके ऊपर एक एहसान किया और उसको एक सीज फायर लेकर दे दी है जी। ये तो उन्होंने अचीव कर लिया, मांग लिया भीख में सीज फायर। इसके अलावा अब सीज फायर के बाद न वो किसी तीसरी कुव्वत की दलाली मानेगा, न वो किसी न्यूट्रल जगह पर कोई डायलॉग की बात करेगा। वो उन्होंने पहले ही रिफ्यूज कर दिया, जी जो बात होनी है हम दोनों के दरमियान होनी है। तो बायलैटरलिज्म जो है, इसने न कभी हमें पहले पे किया है न अब पे करेगा। सीज फायर में होल्ड और ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है जी, ये चूंकि एक इंटरनेशनल मुआहिदा है, इसकी खिलाफ वर्जी या इसकी सस्पेंशन को शायद इंडिया खत्म कर दे या फिर हमें डंडे से करवाना पड़े। इसके अलावा वो और कोई बात नहीं मानेगा। बल्कि मुझे तो लगता ये है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर अमेरिका की तरफ से इशारा हो, सऊदीया की तरफ से कोई प्रेशर हो और वो बलूचिस्तान के अंदर और केपी के अंदर जो दहशतगर्दी करवाता है, अगर उससे भी वो बाज आ जाए तो ये एक बड़ी अचीवमेंट होगी। वरना हमें फिर उसको इन्हीं कॉइन्स में पे करना पड़ेगा और वो हम में सलाहियत भी है और वेर विदाल भी है हमारे पास करवाने का। अच्छा, ये तो हमने बता दिया। मोदी साहब थोड़ी देर पहले से खिताब कर रहे थे, सुना होगा आपने या उनकी टोन देखी होगी। वो तो वही है, वो तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि वो कोई किसी तरह से कोई अमन अमान की तरफ आ जाएं। देखिए, सियासतदान है, उसने अपना इमेज जो धड़ाम से गिर गया, 59 इंच की छाती जो है, हाँ। वो मेरे ख्याल में अभी 24 की भी नहीं रह गई, जो उन्हें झटका अभी लगा है। हाँ जी। इस झटका लगने के बाद उसने अपने लोगों को तो एक जिंगोइज्म, उनके सामने तो वो नहीं कहेगा कि मैं लेट गया हूँ, तो उसको सियासतदान है वो इस तरह की बढ़ के मारता रहेगा। लेकिन उसकी आर्म फोर्सेस को, उसके एलाइज को ये पता चल गया है कि हिंदुस्तान में वो जान नहीं है जो हम समझ रहे थे कि कल हम इसको चीन के खिलाफ एक बड़े बुली के तौर पे, एक काउंटरवेट के तौर पे खड़ा करेंगे। अब उन्हें पता चला है कि एक छोटे, जो चीन का छोटा एलाई है,
उसके आगे ये नहीं खड़ा हो सका तो चीन के सामने क्या खड़ा हो। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया एजाज अमान साहब, आपने हमें वक्त दिया है। इसी के साथ हमें ज्वाइन करें जनरल रिटायर मोइनुद्दीन हैदर साहब। सर हैदर साहब, आपको प्रोग्राम के अंदर वेलकम करते हैं। सर, सीज फायर जारी रहेगा या अभी भी जिस तरह अमेरिका ने भारत को तो ले दिया है सीज फायर, लेकिन इसके बाद क्या वो मसला कश्मीर के अंदर सालसी का किरदार अदा कर सकता है या नहीं? हैदर साहब सुन सकते हैं मुझे? सालसी तो जब हो सकती है जबकि दोनों फरीक उसको माने। पाकिस्तान तो हर फोरम पर तैयार रहता है कि कश्मीर के मसले का कोई मुनासिब हल निकल आए। हिंदुस्तान ना सालसी की तरफ आता है ना डिस्कशन पे आता है। और क्यों नहीं आता, ये उनके बड़े उनको बता गए हैं कि आपका केस जो है बहुत कमजोर है कश्मीर पर, और आप जब भी मुज़ाकरात की मेज पे जाएंगे तो आपकी हार हो जाएगी। बिकॉज तमाम शवाहिद और जो पार्टीशन के असूल जिसके ऊपर मुल्क का बंटवारा हुआ है वो आपके खिलाफ जाते हैं, इसलिए वो उस पे डायलॉग के टेबल पे नहीं। उनकी इतनी बड़ी फौज 75 सालों से वहां अमन कायम ना कर सकी, गवर्नेंस वहां पर ठीक नहीं हो रही, वहां के लोग परेशान हैं और वो आजादी मांगते हैं। 75 साल हो गए 7 लाख फौज के बावजूद भी। दुनिया समझाती भी है इसका कोई हल निकाल दो। और एक जमाने में वाजपेयी साहब के जमाने में एक हल की तरफ चले गए थे और पूरी कौम के साथ शेयर किया था हमारे जो मिनिस्टर थे कसूरी साहब। उन्होंने बताया था कि हम इस ऐसे फार्मूले पर पहुंच गए थे जिससे कि कश्मीरी भी मुतमईन होते, हिंदुस्तान भी तैयार हो गया था और पाकिस्तान को भी एक्सेप्टेबल था। और आपको पता उस जमाने में जेस्चर ऑफ गुडविल मुजफ्फराबाद श्रीनगर बस सर्विस भी चलनी शुरू हो गई थी और आज़ाद कश्मीर के लोग अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और सनतकारी चीज़ें जो थे वो ट्रक में वहाँ भेजते थे। और पीपल टू पीपल कांटेक्ट में जो रिश्तेदार थे लोगों के सीज फायर लाइन ऑफ कंट्रोल के पार, वो जाके उनको मिलने की इजाज़त भी मिल गई थी। तो ऐसे हालात पैदा किए गए थे और हो गए थे और उसके नज़दीक पहुंच गए थे बाई डायलॉग। तो उसमें फिर मनमोहन सिंह साहब ने तस्वीर था इस माहदे पर साइन करने के लिए इन इस्लामाबाद, लेकिन उस वक्त चौधरी इफ्तिखार साहब जो थे चीफ जस्टिस, उनकी एजिटेशन शुरू हो गई थी और हालात मुल्क के जो थे लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़ गए थे, तो मोदी साहब ना आ सके। बाकी ये ट्रम्प साहब ने भी कहा है कि पुराना मसला है, देना मसला है, लेकिन इसको हम हल कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन हिंदुस्तान किसी के सालसी मानने को तैयार नहीं होता। हिंदुस्तान के अपने हक में कश्मीर का मसला हल करे ताकि उसके बेनता रिसोर्सेज वहाँ ज़ाया हो रहे हैं और वो हिंदुस्तान जो है वो हर वक्त वहाँ उलझा रहता है। तो ये पाकिस्तान ने उनको समझाया था कि ये आपके हक में है, आपके हक में है कश्मीर के मसले को आप हल करें। सर, सिर्फ मसला कश्मीर नहीं है ना, इसके अलावा सिंतास माहिदा जो उसने मुअत्तल किया है वो भी है, दहशतगर्दी है जिसका शिकार पाकिस्तान सबसे ज्यादा है। तो फिर इससे कैसे मुज़ाकरात किए जाएंगे? देखिए, मुज़ाकरात का जहाँ तक ताल्लुक है, एक ज़माने में पाकिस्तान की 20 जहादी जमातें कश्मीर में जहाद कर रही थी। सबको मालूम था, दुनिया को मालूम था, अमेरिकनों को मालूम था और पाकिस्तान छुपाता भी नहीं था। और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू थे, अमेरिकन डेलीगेशन आया था, मैं भी उस मुज़ाकरात में शरीक था, जनरल वहीद के पास जाकर, वो हमारे चीफ थे। तो उन्होंने कहा कि जी आपके आदमी जो हैं वो यहाँ से कश्मीर में चले, मकबूजा कश्मीर में चले जाते हैं। उन्होंने कहा क्यों न जाएं, उनके भाई बंद वहाँ रहते हैं, उन पर हिंदुस्तान जुल्म तोड़ता है, घर गिराता है, जलाता है, लोगों को मारता है, औरतों को के साथ जो है रेप करता है, तो उनका खून नहीं खोलेगा, वो जाएंगे नहीं। मैं किस तरह को रोकता हूँ इतने बड़े बॉर्डर के ऊपर? तो अमेरिकन ने कहा हाँ वी अंडरस्टैंड दिस, यस यू आर राइट। और उनका ये अनफिनिश्ड एजेंडा है 47 का, ये हमारा इलाका है जो हमको मिलना चाहिए हर असूल के तहत। हिंदुस्तान ने गासबाना कब्जा किया हुआ है जी। तो उन्हें कहा अच्छा हाँ हम समझते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू में वजन है, लेकिन आपसे एक दरखास्त है कि आप सिविलियन टारगेट्स को एंगेज ना करें, उनके मिलिट्री सिक्योरिटी फोर्सेस तो आपका हक बन जाता है। तो उस पर उन्होंने कहा हम कभी ऐसा नहीं करते कि हम किसी सिविलियन पर फायर करें। तो जो वाक़यात पेश आते हैं वो हिंदुस्तान के अपने इंस्टॉल्ड फ्लैग ऑपरेशन होते हैं
तो ये मतलब एक्सेप्टेबल था। लेकिन बाद में 2001 में जो ऐसी तहरीक खुद इरादी की या हुर्रियत की या आज़ादी की जो तहरीकें मुल्कों में चल रही थी, जहाँ गासिब हुक्मरान बैठे हैं कब्जा करके, वो जो जिसको यूनाइटेड नेशंस भी तस्लीम करती थी, उसका नाम बाद में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रख दिया गया और वो खिलाफ कानून करार दे दिया गया कि आप बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे मुल्क में जाएं किसी वजह से भी। तो पाकिस्तान ने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था ये जिहादी जमातों का ख़त्म किया, तमाम कैंप्स ख़त्म किए, इनको खिलाफ कानून करार दिया, इनकी तमाम फाइनेंसिंग बंद करा दी। अभी आपने भी और मैं कहता हूँ बाकी हमने भी न जैश मोहम्मद का नाम सुना है, उसके बाद न लश्कर तैयबा को सुना है, फिर सईद को सुना है, न किसी को सुना है। खाली इंडियंस को पता है कि आज से 20 साल पहले वहाँ उनका मदरसा था भावलपुर में और मुरीद में वहाँ बच्चों पर औरतों में मिसाइल उन्होंने गिरा दिए। तो मतलब जाति की बात है, गलत बात है। और हिंदुस्तान ना ह्यूमन राइट्स देख रहा है, ना कोई नॉर्म देख रहा है, ना कोई जंग के रसूल देख रहा है। तो ये बात है। लेकिन ये हिंदुस्तान आसानी से सालसी किसी की मानता नहीं है, अब तक सालसी कामयाब नहीं हो सकी है। अल्टीमेटली तो मेरे ख्याल में ये मोदी साहब की जो पॉलिसियां चल रही हैं नफरत की और तमाम मिनॉरिटीज को अपने मुल्क में दबाने की, जिससे सिख नाराज हैं, मुसलमान नाराज हैं, ईसाई नाराज, दलित हैं, इनके नीच जात के, उनके साथ जुल्म जात की होती है, वो नाराज हैं। काफी आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, सिख रेफरेंडम कर रहे हैं। तो ये मोदी साहब की पॉलिसियों की वजह से ऐसा हो रहा है कि हिंदुस्तान में इत्तेफाक ना रहा और काफी फूट पड़ी हुई है, लोग अपसेट और नाराज हैं। तो अगर यही उनका गवर्नेंस का तौर तरीका आगे मोदी साहब कर रहा तो हिंदुस्तान टूट सकता है, बिखर सकता है, फिर कश्मीर आजाद होने का वक्त भी आ जाएगा, अल्लाह ऐसे हालात पैदा कर देगा। तो मोदी साहब को कैसे, जनरल साहब, मोदी साहब को कैसे मुज़ाकरात की मेज पर लाया जाए? देखिए, मुज़ाकरात की मेज पे पहले भी बहुत दफा लोग आए हैं जी, और अब जो ये इस दफा इनको जख्म पहुंची है मिलिटरी और डिप्लोमेटिकली, आपने देखा होगा इस दफा दुनिया जो है वो मौक़िफ़ को हिंदुस्तान के नहीं तस्लीम कर रही और उनको पता है कि पाकिस्तान इसमें बिल्कुल मुलव्वस नहीं है और उनको ये भी पता है कि हिंदुस्तान जो है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी यहाँ पर हैं बहुत से मुल्कों की, बलूचिस्तान में खसूसन, और उनके डिफेंस अटैचीज यहाँ पर हैं, उनके एम्बेसडर यहाँ, वो पूरे हाल का पता है कि कौन बलूचिस्तान में गड़बड़ करा रहा है। तो ये सबको पता है। तो मोदी को जब प्रेशर दुनिया की तरफ से आएगा कि भाई मुज़ाकरात की मेज पे बैठो, पहले भी बैठे थे और पहले जो मुज़ाकरात की मेज पे बैठे थे वो इसलिए बैठे थे कि हमारी जिहादी जमातों ने उनके घुटने इनकी फोर्सेस को टिका दिए थे और ये परेशान होकर बिल्कुल लाचार हो गए। तो उस वक्त जो कहते थे कि हम आपसे डायलॉग करेंगे फॉरेन मिनिस्ट्री, फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल पर या फॉरेन मिनिस्टर के, तो वो कहते हैं एजेंडे में सब होगा, कश्मीर नहीं होगा। लेकिन बाद में आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनोगी, कंपोजिट डायलॉग जी, इंक्लूडिंग कश्मीर, तो उस पर भी बात करेंगे। और ये कंपोजिट डायलॉग ही का नतीजा था कि कसूरी साहब और परवेज मुशर्रफ के जमाने में एक खातिर खा हल के नजदीक पहुंच गए थे हम। तो शायद फिर ऐसे हालात पैदा, लेकिन मोदी से उम्मीद नहीं रखी जा सकती, जिसने वहां का स्पेशल स्टेटस भी खत्म किया अपने आइन तब्दील करके, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने कहा था स्टेटस को इसको तब्दील नहीं करना। तो वो फिर तो वो तो सीज फायर की खिलाफ वर्जी भी कर देगा। देखिए, जहां तक ताल्लुक है लाइन ऑफ कंट्रोल पे 75 सालों से आमने सामने हम मोर्चे बना के बैठे रहते हैं और वहां पर टकटक और गोलीबारी चलती रहती। कभी उसमें इंटेंसिटी आ जाती है, कभी जब हालात बिगड़े तो बड़े हथियार आ जाते हैं, फिर तूफान आ जाते हैं। जब हालात ठीक हो तो स्मॉल आर्म से छोटे मोटे फायर चलते रहते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि हमारा टोटल पीस आ जाए। तो वहां पर ऐसे इक्का दुक्का वाकया लोकल लेवल पेश आ जाए तो उसको हमको यही नहीं समझना चाहिए कि सीज फायर का हिंदुस्तान ने जो है छोड़ दिया या बहुत सीरियस वायलेशन हो गई। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि डी बात करेंगे और वो फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। डीजीएमओ जो हैं वो अपनी हुकूमत से पहले फौज से पूछेंगे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से पूछेंगे
प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट से पूछेंगे, जो उनको डायरेक्शन मिलेगी कि आप इस तरीके से के साथ डील करें, तो उसी तरीके से डीजीएमओ जो है दोनों बात करेंगे। और डीजीएमओ जो है इनके दरमियान में जो हॉटलाइन लगी हुई है कि यहाँ से टेलीफोन करो तो डायरेक्ट वहाँ का डीजीएमओ लाइन पर आता है। ये भी कंपोजिट डायलॉग के बाद ही शुरू हुई फैसिलिटी जो है क्रिएट की गई थी ताकि मुल्क में टेंशन को कंट्रोल किया जा सके और कोई उसके अंदर गलत फहमी न रहे कि हिंदुस्तान को मिसाइल का तजर्बा कर रहा है या हम कर रहे हैं समंदर में, तो वो समझे कि हम पर मिसाइल मार रहे हैं। तो इस मकसद के लिए हॉटलाइन कायम की गई थी। ठीक है जनरल साहब, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। नाज़रीन, हमें मोइनुद्दीन हैदर साहब तफसीली तज्जिया दे रहे थे। इसके साथ ही हम लेते हैं यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सही साहब, अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान तो सीज़ फायर करवा दिया और जंग बंदी भी करवा दी है। क्या ऐसा ही इसराइल और हमास के दरमियान भी किरदार अदा कर सकता है? क्योंकि हमास ने एक शहरी छोड़ा है, एडन अलेक्जेंडर, उसको रिहा किया है, जो अमेरिका का रिहायशी रहा है, शहरी रहा है। तो क्या कह सकते हैं इस बारे में आप? देखिए, ये एक आखिरी अमरीकी शहरी था जिसके पास दोहरी शहरियत थी, इसराइल का भी था और वो इसराइली यहूदी था, लेकिन वो अमरीकी शहरी भी था। ये जो ईडन अलेक्जेंडर है जी, जो अभी एक आखिरी जिंदा एक यरगमाल था। तो डायरेक्ट अमेरिका ने और हमास के साथ जो है ना वो मुज़ाकरात किए, वो मिस्र के जरिए किए हैं और एक मुल्क और जिसका उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है। तो हमास जो है वो राजी हो गए और हमास ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज भी जारी की कि ये इस अमरीकी शहरी को जो है ना वो हम रिहा कर रहे हैं। और उसका वो ट्रूथ सोशल पे अपना जो प्लेटफॉर्म है मोदी का, वो ट्विटर पे भी अगर करता है तो वो ट्रूथ सोशल का स्क्रीन शॉट लेके वहां पे करता है। ये उसका अपना प्लेटफॉर्म है, वो वहां पे मोदी साहब अपना ट्रंप साहब जो है ना वो ट्वीट करते हैं, ट्वीट टाइप या जो भी पोस्ट टाइप करते हैं। तो वो वहां पे उन्होंने रात गए, जब ये कामयाब हो गए मुज़ाकरात, तो ये जनाब उसमें उन्होंने अनाउंस कर दिया। उसमें उन्होंने इसराइल का शुक्रिया अदा नहीं किया। उन्होंने नाम भी ले लिया नेतन्याहू का, इसराइलियों का, जो उनको बड़ा नागवार गुजरा है कि ये डायरेक्ट मामलात हो गए और नेतन्याहू पर ये प्रेशर आ रहा है कि इनको तो अपने यरगमालियों की अपने शहरियों की कोई फिक्र ही नहीं है। तो अमेरिका देखें, उसका एक रह गया था, एक वो अमेरिकी शहरी भी है चूंकि, तो वो जनाब उन्होंने वो रिहा करवा लिया और इन्होंने भी उसको बहरहाल उसकी तस्दीक भी कर दी। हमास के रहनुमाओं ने भी एक प्रेस रिलीज भी कर दी। तो ये एक अपनी जगह पे एक वाकया जरूर है कि दुनिया वाकई बदल रही है और उसका वहां पर भी डायरेक्ट, इधर भी उसने डायरेक्ट जो है ना अनाउंस किया, ट्रंप ने खुद वहां भी उसने एक बात की और उसको इधर की भी विक्ट्री क्लेम की। और हमास से भी जो डायलॉग हुए और अपना शहरी जो उन्होंने यरगमाल था वो बाजियाब कराया, तो वहां भी उसने विक्ट्री क्लेम की और उसने बाकायदा अपनी एक पोस्ट की जिससे अनाउंस करके। तो ये इसके बाद अब आगे सूरत हाल जो है ना इस हमारी जंग के साथ जो वाबस्ता चीजें हैं वो उसने वाकई दुनिया बदल दी है। इसमें कोई शक नहीं है कि अब हम ये कह सकते हैं कि ईरान पर हमला नहीं होने लगा, अब हम कह सकते हैं। और मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल है, मिडल ईस्ट में तब्दीली नजर आ रही है। ऐन मुमकिन है कि जो गजा का इनखला है, जो पहले ट्रंप भी उसमें शामिल हो गया था कि इनको शाम में, मिस्र में, वहां पर जनाब उर्दन में इधर उधर जो है ना आबाद करेंगे और ये खाली कराएंगे, तो अब वो रुक सकता है। अच्छा। इसका बड़ा वाज़ेह इम्कान है। अमेरिका को खुद जो है ना सदियों उसका कह लें पे मुहित है, सालों दहाइयों पे तो मुहित है, जो उसकी सुप्रीमेसी थी, जो सुपीरियरिटी थी और उसके जो हरबी आलात थे, जंगी आलात थे, उस पे जो उसको एक एज हासिल था, वो भी जो है ना वो भी टूट गया है। उसकी जगह पे अब चीन का जो असर रसूख है, उसकी जो सुप्रीमेसी है वो कायम हो गई है। और ये J10C जिन्होंने बनाया है उसके तो शेयर्स जनाब 40% प्लस से ज्यादा जो है ना वो बढ़ गए हैं और राफेल जो बनाने वाले थे उनके तो मजीद कम हो गए जी। और तो भारत की तस्दीक के बाद और कम हो गए, उन्होंने तस्दीक कर ली थी, जो डायरेक्ट तस्दीक की है। ये ऐसे बातें हम कह रहे हैं ना कि उन्होंने कहा कि जी जंगों में नुकसान होता है,
जो उनके एयर चीफ थे या एयर वाइस एयर चीफ थे, जो जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड की, 3-4 उनके चारों फौज के जो लोग। लेकिन साहब क्रेडिट तो पाकिस्तान या फौज को ही देना चाहिए ना, फौज को देना चाहिए, यहाँ के जितने भी शहीद और नौजवान हैं उनको देना चाहिए। हम चाइना को सारा क्रेडिट देते चले जा रहे हैं। उन्होंने तो 2003 में बनाया था J-10C। अगर उन्होंने यही तजुर्बा करना था तो वो पहले भी कहीं कर लेते, लेकिन अगर इस जंग की वजह से उनका क्रेडिट बन गया, उसमें भी ये तजर्बा नहीं हुआ था J-10C का। J-10C का पाकिस्तान ने तजर्बा किया, और ये जो J-10C है ये इमरान खान के दौर में 2022 में ये एक तकरीब भी हुई थी यहाँ पे, तो ये तब लाए गए थे, पाकिस्तान को दिए गए थे। जो वैसे आजकल तो बड़ा एक दूसरे का क्रेडिट लेने का वही मामला ना, कि नवाज शरीफ के दौर में हुए थे, कि इमरान खान के दौर में हुए, तो ये इमरान खान के दौर में हुए थे। तो बात ये कहने की है कि अमेरिका की सुप्रीमेसी कम होती जा रही है। जनूबी एशिया जो है ना, देखें बहुत देर पहले की भी तो पेशगोइयां हैं ना, वो भी तो सच साबित होनी है। जनूबी एशिया की जो है ना वो अब उठान, और जनूबी एशिया अब ताकतवर होता जा रहा है, और हो सकता है अगर ना हो तो वो अलग बात है, ईरान है, पाकिस्तान है, रूस है, चीन है, ये एक ब्लॉक बना सकते हैं बड़ा अच्छा। लेकिन वो बनाए या ना बनाए, बने या ना बने, वो तो अलग बात है। लेकिन ये इस वक्त पोजीशन ये आ गई है कि ये बना सकते हैं। और अमेरिका जिस तरह ट्रम्प ने आते ही चीन के ऊपर टैरिफ आयद किया था साहिस्ता, वो बढ़ता चला गया था। अब आप ये देखें कि जंग के बाद उसको भी कम कर दिया गया, जनेवा में मुलाकात हुई और तजारती मुआहदा तय पाया गया है। अब दुनिया तो तब्दील हो रही है। ये वैसे तो इस जंग से पहले की चीजें चल रही थी और एक मुलाकात तय थी पहले से, लेकिन जंग का असर वहां तक भी हुआ है, स्विट्जरलैंड तक भी हुआ है, और वहां ये जंग और ये चीजें जैसे ही बदली हैं तो ये मीटिंग उधर हो रही थी। और अगर टैरिफ कम करने पे ना इत्तेफाक होता तो मैं ये समझता हूं कि ये जंग वाली सूरत ना बदलती तो हो सकता है ना इत्तेफाक होता। लेकिन अब हो गया है कि 90 दिन के लिए ये जो एक आर्जी सा जो है ना उसमें टैरिफ में कमी पर इत्तेफाक हुआ है, और उससे बड़ी अमेरिका की 600 अरब डॉलर्स की मईशत जो है ना वो तो शदीद मुतासिर हुई है। तो उनको भी इस बात का पता है कि ये कुछ चीजें ऐसी कर ली ट्रंप ने आके कि जो उनको वापस लेनी पड़ रही हैं, और चीन के खिलाफ बिला जवाब जो है ना 100 गुना से जायद जो है ना वो टैरिफ लगा दिए, तो वो अब उनको अभी तो रोकने पड़ रहे हैं। अब देखें इससे एक जो वो माशी के साथ बाजारी थी ना, उससे तो कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा फिलहाल। और अगली मुलाकातों में मैं समझता हूं कि चीन का जितना अब अपर हैंड है, चीन जिस तरीके से उबर के सामने आ गया है, और जिसके लिए इंडिया की बैक की जा रही थी और उसको चौधरी बनाया जा रहा था, वो ख्वाब सारे के सारे चकनाचूर हो गए हैं। और इसी के बाद चीन पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा कर रहा है, और चीन ने तो अदा करना ही करना है, चूंकि हमने तो उसकी सुप्रीमेसी कायम की है। ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।